हेलो फ्रेंड्स। हमारी सभी वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताऊंगा, जब हम अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का एनक्वास के लिए 12 सर्विस पैकेजेस के लिए अप्लाई करते हैं, तो 12 सर्विस पैकेजेस में जो सीएचओ इंटरेक्शन में है उसमें कितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं। उसमें टोटल 48 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं। जब हम 7 सर्विस पैकेजेस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें 191 क्वेश्चन सीएचओ से पूछे जाते हैं सीएचओ इंटरेक्शन में। जब हम अप्लाई करते हैं 12 सर्विस पैकेजेस के लिए तो उसमें 48 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिसकी मैं आज पार्ट 11 वीडियो बना रहा हूँ। पार्ट 10 तक मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कवर करे हैं 7 सर्विस पैकेजेस, जिसमें टोटल 191 क्वेश्चन है। आज मैं पार्ट 11 वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं टोटल 48 में से टोटल 1 से लेकर 5 तक चेक पॉइंट डिस्कस करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा डिटेल में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला होता है सर्विस प्रोविजन, जो एरिया ऑफ कंसर्न होता है एनक्वास में। सर्विस प्रोविजन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता रहा हूँ आपको। द फैसिलिटी प्रोवाइड कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, जो जो सर्विस दी जाती हैं हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। सबसे पहला क्वेश्चन होता है प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव सर्विस अंडर फॉर ऑप्थेल्मिक। जो आंख से होती है उसमें प्रिवेंटिव और प्रमोटिव सर्विस दी जा रही है हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। तो उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अवेयरनेस फैलानी होती है। जो हमारा क्षेत्र है, जो गांव की पब्लिक है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, उनमें हमें अवेयरनेस देनी होती है कि आंखों को कैसे साफ सुथरा रखना है, कैसे सफाई का ध्यान रखना है। और एक वर्ल्ड साइड डे मनाना होता है जो सेकंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर में बनता है। और पब्लिक को ये बताया जाता है कि आंखों की बीमारी से कैसे बचना है। हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताना होता है। ग्लूकोमा और कैटरेक्ट के बारे में बताना होता है, जिससे समय रहते सबको सही से इलाज मिल सके। जैसे मान लीजिए किसी को कैटरेक्ट है, पता नहीं है, आपको देख के बताना है कि आपको तो कैटरेक्ट है, आपको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना है, जिससे आगे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा के बारे में बताना है सभी को। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी भी टाइम टाइम से जाके, जो आपकी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे टाइम टाइम से जाके, जैसे नियर विजन चार्ट होता है, स्टेनलेस चार्ट होता है, उससे आई चेकअप करना है। उससे देखना है कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष तो नहीं है बच्चों को, जिससे उन्हें चश्मे की आवश्यकता है ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनको आंखों में दिक्कत होती है, ब्लैक बोर्ड पे दिख नहीं पाता। जब तक उनका आंखें चेकअप नहीं होता तो तब तक पता ही नहीं लगता कि इन बच्चों को चश्मे की आवश्यकता है। तो समय समय पर जो आसपास हमारे स्कूल है, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आसपास स्कूल है, उन स्कूलों में कैंप लगा के सब जगह आई के चेकअप भी करने चाहिए। जो हमारे सीएचओ साथी होते हैं उन्हें जाके चेकअप करना चाहिए। उनके पास नर्स चार्ट भी होता है और नियर विजन चार्ट भी अवेलेबल होता है। तो उसके बाद जो विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस है, जो विटामिन ए की जो विटामिन ए देना होता है। विटामिन ए जब बच्चा 9 महीने का होता है तो 1 ml देना होता है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद हर 6 महीने में 5 साल तक विटामिन ए देना होता है, वो 2 ml देना होता है। 9 महीने पे 1 ml देना होता है, फिर हर 6 महीने बाद 2 ml देना होता है 5 साल तक। उसके बाद आई एग्जामिनेशन फॉर प्रीटर्म लेस देन 32 वीक्स। अगर बच्चा जो है 32 वीक्स से कम का है, प्रीटर्म है, तो प्रीटर्म बेबी को बेसिकली प्रॉब्लम क्या रहती है, जैसे आरओपी का खतरा रहता है। आरओपी होती है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, जिसके कारण से विजन लॉस भी हो सकता है और अंधापन भी हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो इसमें हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आई चेकअप कराना होता है, जिससे पता लग सके प्री टर्म को कोई आरोप तो नहीं है। और जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनको आरोपी का ज्यादा रिस्क होता है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से सलाह लेनी होती है। जब जैसे कोई प्री टर्म बेबी है तो उनको घर वालों को बताया जाता है कि इन्हें जल्दी से जल्दी आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा दें, आंख के डॉक्टर को दिखा दें डिस्ट्रिक्ट पे ले जाकर के, जिससे बच्चे को सही से इलाज मिल सके। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्थेल्मिक सर्विसेज। ऑप्थेल्मिक सर्विसेज हम दे रहे हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग करनी होती है, स्क्रीनिंग एंड रेफरल ऑफ ब्लाइंडनेस। स्क्रीनिंग करनी है, चेक करना है और रेफर करना है। और रिफ्रैक्टिव एरर देखनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले ही बताया, स्नेल चार्ट होता है हमें अपने हॉस्पिटल में, आयुष्मान के मंदिर में जो स्नेल चार्ट होता है वो 6.5 मीटर 20 फुट की दूरी पर लगाना होता है। जहाँ पेशेंट बैठते हैं उनसे 20 फुट की दूरी पे होनी चाहिए। नियर विजन चार्ट भी होना चाहिए हमारे पास। जो विजुअल इक्विटी होती है, जैसे स्नेल चार्ट जो होता है वो देखना होता है, उसमें फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि दोष तो नहीं है। और जो स्नेल चार्ट लगाया जाता है वो 20 फुट की डिस्टेंस पे लगाया जाता है। और जो नियर विजन, जो नियर साइटेडनेस, जैसे निकट दृष्टि दोष जो होता है ना, तो उसको चेक करने के लिए नियर विजन चार्ट होता है, जिसमें पता लगता है चश्मे की जरूरत तो नहीं है, आधा नंबर है, 1 नंबर है, 7 नंबर है, तो ऐसे चश्मा देखना होता है। उसके बाद कैटरेक्ट कैटरेक्ट टू में देखना होता है
कोई क्लाउडिंग तो नहीं है आंख में, जैसे मान लो बादलों जैसा तो नहीं कुछ दिख रहा है, कोई धुंधलापन तो नहीं दिख रहा है, कोई धुंधला विजन तो नहीं है देखने में, कोई धुंधलापन तो नहीं है, और रात को दिखना कोई कम तो नहीं हो गया, तो ये कैटरेक्ट 2 में देखना होता है। ये सब सारे क्वेश्चन पेशेंट से पूछने होते हैं। और जैसे कंजक्टिवाइटिस होती है, कंजक्टिवाइटिस में जो आंखें वो पिंक हो जाती है, सूजन हो जाती है आंख के ऊपर, जो आंख को कवर करता है व्हाइट पार्ट को, उसके ऊपर सूजन हो जाती है। और फिर इसमें ट्रीटमेंट, इसमें टेली कंसल्टेशन करनी होती है जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं। और अगर फिर भी ज़्यादा दिक्कत लगती है पेशेंट को, तो फिर पेशेंट को रेफर करना होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। और फिर आता है ड्राई आई। ड्राई आई में बेसिकली क्या होता है, जो टीयर्स होते हैं, टीयर्स वो एक एडिक्वेट मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं करते आंख को, मतलब एक सही से मॉइस्चर क्रिएट नहीं होता, आंख में थोड़ा सूखापन लगता है, तो उसमें लुब्रिकेंट दिए जाते हैं। और जो गांव के लोग होते हैं, जब उनके जैसे किसी को कोई कंप्लेन कर रहा है कि उनकी ड्राई आई है, तो उन्हें समझाया जाता है कि जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या लैपटॉप पे काम कर रहे हो या मोबाइल चला रहे हो, तो हर 20-20 मिनट बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है, आंखें हल्के से ब्लिंक करनी है 2-3 बार, और कोई आई लुब्रिकेंट यूज करना है। और अगर फिर भी ज़्यादा दिक्कत होती है ड्राई आई की, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रेफर करना है। फिर उसके बाद आता है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा बेसिकली होता क्या है, ये एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है जो ट्रैकोमा क्लेमाइडिया से फैलता है। ट्रैकोमा क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसकी वजह से ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, तो इसमें भी पेशेंट को रेफर करना होता है। और अगर पेशेंट को मेडिसिन लिखनी है, तो टेली कंसल्टेशन करके जो स्पेशलिस्ट होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, उनसे पूछा जाता है कि कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। जो वो बताएंगे, तो वो एंटीबायोटिक जैसे सिप्लोक्स अवेलेबल होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारे आयुष्मान के मंदिर में, तो वो लिखनी है। बाकी जो हमारे स्पेशलिस्ट बताते हैं, अगर वो कहते हैं कि भाई उन्हें यहाँ पे भेज दो आई डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, तो उन्हें वहाँ पे रेफर करना होता है पेशेंट को। ट्रैकोमा उसके बाद होती है फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी अगर है तो फिर अगर थोड़ी बहुत है तो हल्के से पानी का छपका मार के निकाल सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं है तो पेशेंट को फिर रेफर करना होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। कोई आई इंजरी हो गई तब भी रेफर करना होता है। कोई फॉलोअप मेडिसिन फॉर क्रोनिक आई डिसीज सच एज कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा, जो फॉलोअप मेडिसिन होती है वो प्रोवाइड करनी होती है जो सारे पेशेंट होते हैं जिनको कैटरेक्ट का ऑपरेट हो जाता है या ग्लूकोमा होता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 3 नंबर 12 सर्विस पैकेजेस में। 3 नंबर में होता है पॉइंट, चेक पॉइंट है एबिलिटी ऑफ ईएनटी सर्विसेज। ईएनटी सर्विसेज आपकी दी जा रही नहीं दी जा रही है। ईएनटी सर्विस में आइडेंटिफिकेशन करना होता है, प्राइमरी मैनेजमेंट करना होता है, फर्स्ट एड देनी होती है, जैसे कॉमन कोल्ड है सेट्रिजिन देनी होती है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, यूआरई है, टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल हो गए, उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है जो टेली कंसल्टेशन करके जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो वो बताते हैं तो उनसे पूछ के दी जाती है, जो एंटी सर्जन होते हैं हमारे यहाँ। और जैसे फेरिंजाइटिस है, फ्लेरिंजाइटिस है, गले में दिक्कत हो रही है, साइनसाइटिस है, साइनस में सूजन आ रही है, हिपिस्टेक्सिस है, नाक से खून आ रहा है, और ओटोमाइकोसिस है। ओटोमाइकोसिस में बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता है कान के अंदर। तो इसमें जैसे जो फंगस होता है, एस्परगिलस फंगस होता है, कैंडिडा फंगस होता है, तो उसमें जो एंटी फंगल ड्रॉप है वो दी जाती है, जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे टेली कंसल्टेशन करके मेडिसिन लिखी जाती है, ईयर ड्रॉप दी जाती है। और अगर फिर भी कोई ज़्यादा दिक्कत रहती है तो पेशेंट को रेफर किया जाता है ईएनटी सर्जन के पास। ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है जो आउटर ईयर कैनाल होती है। मेन सिम्टम इसमें क्या होता है, रेडनेस होती है कान के अंदर। तो ये जो होता है ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये स्टेफिलोकोकस और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें टेलीकंसल्टेशन करके सिप्लोक्स ड्रॉप दी जाती है ओटाइटिस एक्सटर्नल में। इसके बाद आता है एएसओएम। एएसएम होता है एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसमें जो मिडिल ईयर होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और पस बन जाती है। इसमें भी टेलीकंसल्टेशन करके एमोक्सिसिलिन देते हैं और एमोक्सिसिलिन कैलोविनेट देते हैं। और अगर पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है फिर पेशेंट को रेफर करते हैं ईएनटी सर्जन के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और तो उसका ट्रीटमेंट है टेली कंसल्टेशन करके मेडिसिन लिखनी होती है। उसके बाद रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडीज है। अगर फॉरेन बॉडी है तो उसे रेफर करना होता है। अगर आप निकाल सकते हो निकाल दीजिए, वरना फिर पेशेंट को रेफर करना होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसमें जो एंटी सर्जन होते हैं फॉरेन बॉडी निकालते हैं नाक कान गले में से। उसके बाद कोई इंजरी हो गई, कोई थायराइड स्वेलिंग हो गई,
थायराइड को सूजन आ रही है, थायराइड स्वेलिंग हो रही है, बटरफ्लाई शेप थायराइड ग्लैंड हो रही है, तो इसमें पेशेंट को रेफर करना होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो ईएनटी सर्जन है वो देखेगा कैसे ट्रीटमेंट करना है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विस अंडर फॉर ईएनटी। इसमें अवेयरनेस जनरेशन करना होता है कि क्या 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 कारण है एंटी प्रॉब्लम होने के, जैसे तला भुना ना खाए, ठंडा ना खाए, ये सब चीजें बतानी होती है, सारा परहेज बताना होता है। और जैसे एक्सेसिव वॉइस, जो बहुत ज्यादा साउंड है उससे बचे, जो 85 डेसिबल से कम है उसको वही सेफ होती है सुनने के लिए। इम्प्रूविंग अकोस्टिक एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट दे जिसमें आवाज थोड़ी सही सही रहे। और सेल्फ मेडिकेशन से बचे, जो 5 मेडिकेशन सेफ्टी होती है वो बतानी होती है पेशेंट को। और कोई भी अगर फॉरेन बॉडी है तो उसको घर पे ना निकाले, उसको या तो आयुष्मान के मंदिर आके बताए हमें, हम निकालेंगे, या फिर जो है हम रेफर करेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो हमारी ईएनटी सर्जन है उनके पास, वो फॉरेन बॉडी निकालेंगे। जैसे कोई कान में कोई फॉरेन बॉडी है, जैसे कोई बच्चा होता है उसने सिक्का निकल लिया, जैसे बच्चे होते हैं कोई कान में कोई मोती चला गया, कोई नाक में मोती चला गया, तो उसको जो ईएनटी सर्जन है वो प्रॉपर तरीके से सही से निकाल देते हैं। अगर हम घर में निकालने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट एंड रेफरल सर्विस फॉर ओरल हेल्थ कंडीशन। इसमें सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है और पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर फिर भी दिक्कत रहती है, कोई मरीज ठीक नहीं हो पाते, तो उनको पेशेंट को रेफर करना होता है जो ईएनटी सर्जन, जो डेंटल होते हैं, डेंटल के पास। जैसे गम डिसीज है, जिंजिवाइटिस है। जिंजिवाइटिस में बेसिकली एक गम डिसीज होती है जो जिसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है। ये होता है थोड़ा, अगर मसूड़ों में साफ सफाई सही से नहीं रखते हैं, तो अगर कोई गंदगी फंसी रह जाती है तो जिंजिवाइटिस हो जाता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। इसमें क्या करना था, मुंह को अच्छे साफ रखने की सलाह दी जाती है जो सारी पेशेंट होता है जो भी आते हैं उनको। और जैसे पेरिडोंटाइटिस होता है, इसमें क्या होता है, ये भी एक तरह से मसूड़ों में सूजन होती है, और बहुत ज्यादा सूजन आके बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होके जो दिक्कत होने लगती है। और डेंटल कैरीज में क्या होता है, डेंटल में कैविटी होती है, और जो हमारा ये होता है जिंजाइटिस है, पेरिडोंटाइटिस है, इसको ठीक करने के लिए 2 बार ब्रश करने की सलाह दी जाती है। हल्के जिसमें ब्रिस्टल होते हैं उनसे ब्रश किया जाए सुबह शाम, और कोई गंदगी अगर लगी हुई है तो उन्हें निकालना होता है, और जो एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश है उसको यूज करना होता है। इसके बाद इसमें डेंटल कैरीज होती है। डेंटल कैरीज बेसिकली डेंटल कैविटी होती है। डेंटल कैविटी भी बेसिकली जैसे जो अगर दांतों को अच्छे से साफ सुथरा ना रखा जाए तो तब दांतों में बीमारी हो जाती है। तो अगर जैसे कोई कोई बैक्टीरिया कोई पनप रहा है, कोई शुगर की चीज़ें ज़्यादा ली जा रही है, या अगर टीथ अच्छे से साफ नहीं किए जा रहे हैं, तो ये डेंटल कैविटी हो जाती है। इसमें ट्रीटमेंट में फ्लोराइड फिलिंग कराते हैं, करोन्स कराते हैं, और रूट कैनाल और रिमूवल होता है, रूट कैनाल की इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। और जैसे दांत में दर्द है उसकी दवाई जाती है, अगर नहीं ठीक होता है तो हमें डेंटल सर्जन के पास रेफर करना होता है, सीएचसी पर या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। कोई डेंटल इंजरी है तब भी रेफर करना होता है। ज़्यादा इंजरी है, अगर थोड़ी बहुत है तो आप देख लीजिए। अनकंट्रोल ब्लीडिंग एंड एब्सिस है, अगर कोई एब्सिस बन रही है तब भी पेशेंट को रेफर करना होता है। जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटल सर्जन होते हैं, उनके पास रेफर करना होता है, सीएचसी पर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर। तो आज मैंने आपसे डिस्कस करे 12 सर्विस पैकेजेस के 48 में से 5 क्वेश्चन डिटेल में। बाकी अगली वीडियो पार्ट 12 वीडियो जल्दी बनेगी 5 चेक पॉइंट के ऊपर, थोड़े से डिटेल में है सारे जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, जो हमारे जो 5 सर्विस पैकेज और बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। पार्ट 12 वीडियो जल्दी बनेगी सीएचयू इंट्रैक्शन 12 सर्विस पैकेजेस के ऊपर। सभी को मेरा धन्यवाद।